नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं 5 की आंच। तो शाम के 5 बज चुके हैं और समय है छत्तीसगढ़ की अब तक की 5 बड़ी खबरों का, इस पर नजर डालने का। सबसे पहले बात राज्यपाल से सीएम भूपेश बघेल की मुलाकात की। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन जाकर राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन से मुलाकात की है और 15 मिनट तक की मुलाकात चली, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो आरक्षण बिल है जो अटका हुआ है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो यहां पर राजधानी रायपुर में अनियमित कर्मचारी जो हैं उनमें आक्रोश है और उन्होंने हल्ला बोल दिया है और सरकार से नियमितीकरण की मांग फिर से रख दी है, क्योंकि इसका प्रावधान नहीं किया गया बजट में। इसको लेकर नाराजगी है। तीसरी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कल रायपुर में कांग्रेस राजभवन का मार्च करने वाली है और इस कांग्रेस के राजभवन मार्च में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल होने वाले। आज मुख्यमंत्री राजभवन गए, मुलाकात की राज्यपाल से और कल राजभवन की तरफ मार्च किया जाएगा। और चौथी खबर की बात की जाए तो रायपुर में एम्स के एक वार्ड बॉय ने खुद को डॉक्टर बताया और एक प्राइवेट अस्पताल में जो नर्स है उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दोनों मैट्रिमोनियल साइट पर दोनों की दोस्ती हुई थी। पांचवी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ के शहरों में आज रंग पंचमी की धूम देखी गई और खास तौर पर बस्तर में पंचमी के दिन होली खेलने की पुरानी परंपरा रही है। जगदलपुर में युवाओं की टोलियां जमकर मस्ती के रंग में रंगी नजर आई। तो पहले खबर की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन में राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन से आज मुलाकात की है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच 15 मिनट तक की मुलाकात हुई है और इस दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी राजभवन में ही मौजूद रहे। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा से पास आरक्षण बिल के साथ कई और बिलों के राजभवन में अटके होने की जानकारी दी और उनसे विधानसभा से पास बिल पर जल्द हस्ताक्षर करने की अपील राज्यपाल से की। राज्यपाल ने सीएम को इस मामले को लेकर आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले में विचार होगा। राज्यपाल जी से मेरी मुलाकात हुई। हमारे 4-5 बिल, जिसमें यूनिवर्सिटी एक बिल है, थोड़ा संशोधन उसमें है कि उसमें एक अतिरिक्त लाइन जोड़ा गया जिसे राज्य मंत्रिमंडल के अनुशंसा से। दूसरा जो पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ जो पत्रकारों की डिमांड पे ही वो बिल लाया गया था, वो रुका हुआ है। और तीसरा जो सट्टा चल रहा है, जुआ सट्टा प्रतिषेध कानून, वो रुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरक्षण का बिल, जिसके कारण से हमारे उच्च शिक्षा में एडमिशन के समय जो छात्र छात्राओं को उसका लाभ मिलना चाहिए और सरकारी भर्तियां सब रुकी हुई है, वो हमको शुरू करना है। तो मैंने आग्रह ये किया कि विधानसभा से पारित हो चुका है और चूंकि आप नए पदभार ग्रहण किए हैं तो आपके संज्ञान में लाना आवश्यक है और हमने आग्रह किया कि इसमें त्वरित निर्णय हो ताकि हम प्रदेश के हित में काम हो सके। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबका उद्देश्य जनता का हित है और इसके कारण से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य प्रभावित हो रहा है। इसलिए इसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए निर्णय लें, ये मैंने अपेक्षा। सर, लेकिन रुक क्या रहा सर? राज्यपाल से आपकी मुलाकात की बातचीत बहुत सकारात्मक रही और उन्होंने कहा कि बिल के बारे में मैं पहले अध्ययन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आए। और आइए हमारे सहयोगी हमारे साथ देवव्रत भगत रायपुर से संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे इसी खबर पर बात करते हैं। देवव्रत, ये वाकई में मुलाकात अहम है, चुनावी साल है और बिल और खास तौर पर आरक्षण का बिल जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है और ये अटका हुआ है राजभवन में। इस पर पहले भी कांग्रेस काफी मुखर रही है और आक्रामक भी रही है राज्यपाल पर, लेकिन अब चूंकि राज्यपाल नए आए हैं, मुलाकात करके जरूरी था, 15 मिनट की मुलाकात हुई। क्या कुछ हुआ इस मुलाकात के बीच? जी, निश्चित तौर पे आरक्षण बिल को लेकर के पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके और एक तरह से सरकार के बीच एक टकराहट देखने को मिली थी। राजभवन और सरकार के बीच लगातार कई तरह के संवाद जो है स्थापित जरूर किए जा रहे थे, लेकिन इसमें सरकार को सफलता नहीं मिल पाई और अब तक जो आरक्षण का बिल है वो राजभवन में अटका हुआ है। हालांकि नए राज्यपाल आ चुके हैं छत्तीसगढ़ में, बिस्वा भूषण हरिचंदन, और जिस तरह से जो आज मुख्यमंत्री के साथ बात हुई है, काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है, इसमें कई बिलों पर बात हुई है और
जो 2 बिल हैं वो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा जो बाकी 2 बिल हैं, एक गैम्बलिंग एक्ट जो है वो विधानसभा में पारित हो चुका है, और उस गैम्बलिंग एक्ट के तहत जो सज़ा का प्रावधान रखा गया है उस पूरे बिल को लेकर के चर्चा हुई कि उस पर राज्यपाल के संज्ञान में लाना ज़रूरी है, और उस पर राज्यपाल जब हस्ताक्षर करें तब उसका वो प्रदेश में लागू होगा। सबसे अहम आरक्षण बिल, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर यह आरक्षण बिल पारित हो जाता है, राज्यपाल इसमें दस्तखत कर देते हैं, तब 76% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ होने वाला है। हालांकि इसके पहले जब अनुसुईया उइके राज्यपाल थी तब उस दौरान इसकी स्टडी करने की बात कही गई थी, और इसके अलावा ये भी बात रही कि सरकार से भी जवाब इस पर मांगा गया था, कुछ प्रश्नों के उत्तर मांगे गए थे, लेकिन सरकार की तरफ से वो भेजे भी गए, लेकिन अब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि आरक्षण बिल राजभवन में अटका हुआ है, इसलिए बहुत सारी भर्तियां अटकी हुई हैं, नियुक्तियां अटकी हुई हैं, पदोन्नति लोगों की रुकी हुई है, और जब नया आरक्षण बिल प्रदेश में लागू होगा, नया रोस्टर लागू होगा, उसी के आधार पर ये सारी चीजें होंगी। अब देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अब राज्यपाल का क्या रुख होता है, क्या वो फिर से उस पूरे बिल की स्टडी करते हैं, क्या फिर से विधि परामर्श लेते हैं, क्योंकि विधानसभा में ये पूरी तरह से बिल पारित हो चुका है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की है आज राज्यपाल से, और एक तरह से उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द इन बिलों को संज्ञान में लें और उस पर आगे की कार्रवाई करें। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अगली खबर जो है वो कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। राजधानी से खबर है, रायपुर से खबर है। बड़ी खबर यह कि अनियमित कर्मचारी जो हैं वो अपने आप को नियमित करने को लेकर लगातार मांग कर रहे थे। आज उन्होंने हल्ला बोला है और सरकार से नियमितीकरण की मांग की है। राजधानी में पूरे प्रदेश के अनियमित कर्मचारी आज रविवार के दिन जुटे और नवा रायपुर के तूता में इन कर्मचारियों ने आक्रोश सभा रखी थी, जिसमें ये शामिल हुए। इस आक्रोश सभा में आगामी रणनीति पर चर्चा की गई और 4 सूत्रीय मांगे जो हैं इनको लेकर, इनकी अनियमित कर्मचारियों की, इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। सबसे ज्यादा तो इनकी प्रमुख मांग जो है वो नियमितीकरण है। इसके अलावा हटाए गए कर्मचारी जो हैं उनको बहाल किया जाए, ये मांग है। अंशकालीन को पूर्णकालीन किया जाए, ये मांग है। और आउटसोर्स और ठेका प्रथा जो है इसको बंद किया जाए, ये मांग है। ये इनकी 4 सूत्रीय मांग है। मुख्य मांग नियमितीकरण की है। बजट सत्र बीत गया, बजट भी आ गया, लेकिन इस बजट में घोषणा नहीं की गई नियमितीकरण को लेकर, जिसकी वजह से अनियमित कर्मचारी काफी आक्रोशित है और आक्रोश रैली यहां पर रखी गई। नवा रायपुर में अनियमित कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम जो अनियमित कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये अनियमित सभा रखी गई है। अनियमित सभा इसलिए क्योंकि नियमितीकरण की मांग को लेकर के ये तमाम कर्मचारी एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हालांकि बजट में बहुत सारी उम्मीदें थी कि सरकार की तरफ से कोई घोषणा की जाएगी, लेकिन वो वायदे पूरे नहीं हुए और अब फिर एक बार आंदोलन में ये लोग जुटे हुए हैं। कितनी मुश्किलें आ रही हैं, बहुत समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, बजट में नहीं मिला है, अब किस तरह से सरकार रुकती है? सर, मैं अभी अतिथि शिक्षक हूँ और हम लोग 2019 से कार्यरत हैं सर, जो कि हमारा नियुक्ति सर अप्रैल से बाद हो जाता है और फिर हम लोग को 6 महीने के बाद निकाल दिया जाता है सर। अच्छा। उसके बाद बेरोजगार हम हो जाते हैं सर। अच्छा, अभी क्या कोशिश है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने? सर, हम चाहते हैं कि सरकार हमारी नियमितीकरण करे और ये जो छटनी प्रथा है वो बंद कर दे और हमें एक जॉब सुरक्षा दे। हम यही सरकार से मांग करते हैं। अच्छा, अभी इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन हो गए हैं, बजट से भी काफी उम्मीद थी, अब क्या कहेंगे? क्या इस अनियमित सभा के जरिए क्या कोशिश है? हम भूपेश बघेल जी से यही कहना चाहते हैं कि 1,10,000 करोड़ का जो बजट था उसमें हम अनियमित कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किए। उसमें भी चलिए हम दुखी नहीं हैं, संतोष हैं, लेकिन आने वाले जो अनुपूरक बजट है, बस हम जितने भी भाई बहन अनियमित कर्मचारी हैं एक ही उम्मीद पर चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर अनुपूरक बजट रखते हैं तो उसमें कर्मचारियों को, अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करके अपना वादा पूरा करें और जितने भी अनियमित कर्मचारी भाई बहन हैं उनके साथ न्याय करें। सीएम ये कह रहे हैं कि अभी तो चुनाव के लिए वक्त बाकी है, इंतजार करना चाहिए, जैसे ही डेटा आएगा उसके बाद हम नियमितीकरण कर देंगे, अभी भी ये भरोसा दे रहे हैं। तो क्या ये चुनाव से पहले एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है? ये दबाव बनाने की कोशिश नहीं है। देखिए, हम अपनी जायज मांगों को लेकर आए हैं। हमने बजट से में रखा, हमको उम्मीद थी कि बजट में हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन हमारी उम्मीद पे पानी। तो
एक तरह से बहुत सारी शिकायतें हैं, क्योंकि जिस तरह से नियमितीकरण की मांग जो है वो काफ़ी समय से चलती आ रही है, लेकिन बजट से एक उम्मीद थी कि बजट में नियमितीकरण हो जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि आने वाले समय में नियमितीकरण किया जाएगा जैसे ही डेटा पहुंचता है। लेकिन अभी जो संख्या आपको यहाँ पर दिख रही है, ये कर्मचारी इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि एक तरह से चुनाव से पहले सरकार ये ऐलान कर दे कि कर्मचारियों का नियमितीकरण हो जाए। इसके अलावा 4 सूत्रीय और मांगे हैं जिनको लेकर के ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है और आने वाले दिनों में लगातार प्रदर्शन करने की बात अनियमित कर्मचारी कह रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत, न्यूज़ 18, नवा रायपुर। नवा रायपुर में अनियमित कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम जो अनियमित कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये अनियमित सभा रखी गई है। अनियमित सभा इसलिए क्योंकि नियमितीकरण की मांग को लेकर के ये तमाम कर्मचारी एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हालांकि बजट में बहुत सारी उम्मीदें थी कि सरकार की तरफ से कोई घोषणा की जाएगी, लेकिन वो वायदे पूरे नहीं हुए और अब फिर एक बार आंदोलन में ये लोग जुटे हुए हैं। कितनी मुश्किलें आ रही हैं, बहुत समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, बजट में नहीं मिला है, अब किस तरह से सरकार रुकती है? सर मैं भी अतिथि शिक्षक हूँ और हम लोग 2019 से कार्यरत हैं सर, जो कि हमारा नियुक्ति सर अप्रैल से बाद हो जाता है और फिर हम लोग को 6 महीने के बाद निकाल दिया जाता है सर। अच्छा। उसके बाद बेरोजगार हम हो जाते हैं सर। अच्छा, अभी क्या कोशिश है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने? सर हम चाहते हैं कि सरकार हमारी नियमितीकरण करे और ये जो छटनी प्रथा है वो बंद कर दे और हमें एक जॉब सुरक्षा दे। हम यही सरकार से मांग करते हैं। ये दबाव बनाने की कोशिश नहीं है। देखिए हम अपनी देवव्रत हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर भी लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। देवव्रत, एक चीज हम इसी नियमितीकरण को लेकर जब सवाल मुख्यमंत्री से किया गया था तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक कैसे सभी विभागों को कह दिया गया। लेकिन विभाग तो सरकार के अधीन होते हैं और सरकार चाहे तो ये डेटा 4 साल हो गए, ये डेटा अभी तक नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया और कौन नहीं चाहता है ये डेटा ना निकल पाए, इसको और वक्त लगे? जी, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया गया था और ये वादा अब तक पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि एक तरह से वादों की बड़ी फहरिस्त थी जिसमें से सरकार का ये दावा है कि बहुत सारे वादे जो हैं वो पूरा कर दिया गया है, लेकिन अनियमित कर्मचारियों से जुड़ा ये वादा अब भी अधूरा है और सरकार का ये कहना है कि सरकार पूरी कोशिश में लगी हुई है, डाटा इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो विभागों से हमको जानकारी मिलती है, विभागों का भी ये कहना है कि विभागों की ओर से भी जो डाटा है वो एक तरह से भेज दिया गया है। लेकिन अब ये बात आकर कहाँ रुकी है? क्या वाकई चुनाव का इंतजार किया जा रहा है कि ठीक चुनाव से पहले जो है वो कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए ताकि आने वाले चुनाव में इसका एडवांटेज जो है वो कांग्रेस को मिल सके? तो इसकी कई सारे पहलू हो सकते हैं, लेकिन एक अहम बात यहाँ पर यह भी है कि अब बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो चुनाव के लिए नहीं बचा हुआ है, मुश्किल से 7 महीने का वक्त है और ऐसी स्थिति में अब कर्मचारियों के पास भी अपना आखिरी हथियार है, क्योंकि बजट में काफ़ी उम्मीदें थी कि बजट में कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रावधान जो है वो किया जा सकता है और पूरा बजट पेश किया गया। लेकिन कर्मचारियों के लिए, मुख्य रूप से अनियमित कर्मचारियों के लिए इस बजट में निराशा उनको हाथ लगी और ऐसे में अब कर्मचारियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। आज अनियमित आक्रोश सभा का आयोजन किया गया था, प्रदेश भर से कर्मचारी पहुंचे हैं और एक तरह से ये आगे की रणनीति तैयार करने के लिए सभा रखी गई है। तब क्योंकि विधानसभा का भी सत्र अभी जारी ही है तो इस दौरान और भी बड़े प्रदर्शन जो हैं वो अनियमित कर्मचारियों के देखे जा सकते हैं। यानी कि सरकार को ये याद दिलाने के लिए, सरकार पर एक प्रकार से प्रेशर बनाने के लिए यहां पर आक्रोश रैली के रूप में ये कर्मचारी जुटे। अनियमित कर्मचारी हैं, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। सरकार ने भी वादा किया था जब सत्ता में आएंगे, कांग्रेस ने वादा किया था कि सत्ता में आएंगे तो नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि विभागों की तरफ से जानकारी नहीं दी जा रही है। अब ये सरकार चूंकि है, कांग्रेस की सरकार है, तो विभागों से जानकारी निकलवाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, अगर चाहा जाए तो बहुत जल्दी हो सकता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए देवव्रत। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कल रायपुर में कांग्रेस राजभवन की तरफ मार्च करने वाली है और इस राजभवन मार्च में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और पार्टी के सभी मंत्री, विधायक, सांसद शामिल होने वाले हैं। कल रायपुर के अंबेडकर चौक से कांग्रेस का राजभवन की तरफ मार्च होगा। राजभवन मार्च में प्रदेश से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। संस्थाओं की आर्थिक स्थिति को संकट में डाल दिया गया है। लाखों निवेशकों का पैसा आज डूबने की कगार में खड़ा हुआ है।
उसको लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में राजभवन मार्च कर रही है। 13 तारीख को राजधानी रायपुर के अम्बेडकर चौक में भी कांग्रेस द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हमारी प्रभारी सुश्री कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम, हमारे राष्ट्रीय सचिव विजय जांगलेकर जी, चंदन यादव जी सहित तमाम वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण इकट्ठा होंगे। वहां से हम लोग राजभवन जाएंगे। और वहीं विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में बदलाव की सुगबगाहट पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आया है। और यह बड़ा बयान इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की स्थिति अच्छी ही है और टीम भी अच्छी है तो फिर बदलाव का औचित्य समझ में नहीं आता कि इसमें बदलाव करने की जरूरत क्या है। उन्होंने सब कुछ अच्छे को लेकर एक प्रकार से सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर सब कुछ अच्छा है तो बदलाव क्यों। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के सीनियर मंत्री कह रहे हैं इस बार 75 पर, तो फिर टीम में बदलाव की आवश्यकता क्या है, क्योंकि 90 में से 75 सीट जीतने का दावा कुछ मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने ही मंत्रियों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जब ये दावा सरकार के मंत्री कर रहे हैं तो फिर बदलाव की जरूरत क्या है। जो वीडियो चल रहा था उसमें मैंने ये भी देखा कि शैलजा जी भी खड़ी हैं और मोहन मरकाम जी भी खड़े हैं और लोग भी खड़े हैं, तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या है। हाईकमांड के ऊपर है, हाईकमांड के ऊपर है कि चुनाव की क्या स्थिति को आंक रहे हैं और पार्टी के हित में बेस्ट क्या होगा। कई लोगों का विचार होगा कि अब चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ लोग सोचेंगे कि भाई कुछ चेंज करके भी देखो, अगर कहीं उससे और अच्छा हो सकता है। मैंने तो कुछ सीनियर मंत्रियों को ये कहते हुए देखा कि इस बार तो 75 पार वाली बात है। तो अगर स्थिति इतनी अच्छी है कि हम पिछले बार से भी ज्यादा सीट जीत रहे हैं तो बदलाव का औचित्य फिर समझ में नहीं आता। अगर हम टाइट हैं कि हार जीत का संघर्ष चल रहा है तो बदलाव की बात सामान्य रूप से होती है। अगर हम इतने विश्वस्त हैं और ये सभी कोई कहते हैं कि नहीं कांग्रेस की सरकार बन रही है और कुछ सीनियर लोग कहते हैं 75 पार, तो फिर सब बढ़िया है। जो टीम अच्छा काम कर रही है फिर बदलना क्यों। और दमतरी से बड़ी खबर बताते हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान मंत्री कवासी लखमा ने दिया और कहा कि टिकट वितरण को लेकर उम्मीदवार चाहे बुजुर्ग हो युवा हो जिताऊ होना चाहिए। जमीन पर मेहनत करने वाले को टिकट मिले, ये भी उन्होंने कहा। सुनवाते हमारा कांग्रेस पार्टी में सभी लोग रहेंगे, युवा भी रहेंगे, युवा को ज्यादा पर्क मिलेगा, वरिष्ठ लोग भी जाएंगे। बिना वरिष्ठ लोग से कोई काम नहीं चलता है कहा। मध्य प्रदेश के दमोह से बड़ी खबर बता दें, युवक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और खेत में पेड़ पर यह फांसी इन्होंने लगाई। एक साथ पेड़ पर दोनों के शव मिले हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच कर रही है। जबलपुर नका चौकी क्षेत्र के बिजौरी गांव की यह घटना है और माना यह जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला है जिसके चलते फांसी इन्होंने लगाई है। दमोह में युवक युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। एक साथ पेड़ पर दोनों के शव मिले हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का कोई मामला हो सकता है जिसमें खुदकुशी जैसा इन्होंने कदम उठाया है। राजीव संवाददाता हमारे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? प्रेम प्रसंग का मामला प्रतीत हो रहा है क्योंकि प्रथम दृष्टयांत जो जानकारी मिल रही है तो दोनों हम उम्र के हैं और जो लक्ष्मी यादवासी है और काशीराम यादव है, एक ही पेड़ के नीचे जो खेत पेड़ है उसके पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने फिलहाल पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और पंचनामा बनाकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर घटना की वजह क्या हो सकती है। इसके मामले में पुलिस फिलहाल अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। शुक्रिया राजीव आपका इस जानकारी के लिए। पुलिस जांच कर रही है कि वजह क्या हो सकती है। राजगढ़ से खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। सड़क हादसे में सैनिक की मौत हो गई। पचोर रेलवे स्टेशन के पास यह दुर्घटना हुई है। स्कूल बस से सैनिक की बाइक जा टकराई और सैनिक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जख्मी हुआ था, इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। सड़क हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया, देख सकते हैं आप कैसे ये छुट्टी में अपने गांव ये सैनिक आया हुआ था और इसी दौरान देख रहे हैं आप कि बाइक की रफ्तार तेज है और जो बस है वो मुड़ रही है अपनी रफ्तार में, लेकिन तेजी से बाइक आती है और सीधे जाकर टकरा जाती है बस में।
आमने सामने की टक्कर थी। सीधे बाइक जो है बस के साइड की तरफ टकराती है और उसके बाद ये जो सैनिक है ये गिर पड़ता है बाइक से और इसके बाद घायल अवस्था में इसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। वासु हमारे संवाददाता जुड़े हुए। वासु, बड़ी दर्दनाक घटना। निश्चित तौर पर देखिए राजगोड़ के पचोर की ये पूरी घटना है। कल शाम की घटना है जब सैनिक जो कि ड्यूटी पर थे अपने गांव आए हुए थे। बामुश्किल सैनिकों की छुट्टी मिल पाती है और लगातार वो देश की सेवा करते रहते हैं। ऐसे में जब वो अपने परिवार के साथ मिलने आए थे और उसी दौरान इतना दर्दनाक, इतना गंभीर बड़ा हादसा हो जाना, ये बेहद दुखद है और पूरे गांव में एक मातम सा पसरा हुआ है। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह की दुर्घटना में उनके गांव का जो गर्व है, जो गौरव है, तो उनके गांव का सपूत है जो देश के लिए काम कर रहा था, उसकी इस तरह से मौत हो जाएगी। हालांकि जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद बिल्कुल दर्दनाक खबर है और गांव में मातम पसरा हुआ है। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ 5 की आंच में इतना ही। नमस्कार।